तो क्या पढ़ना बच्चों आज? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर। अच्छा, और आशीष जी क्या हाल चाल? तो सुबह से क्या खराब है? हाँ, मौसम। कुछ बच्चे बता रहे थे कि आप कह रहे थे मूड खराब है। मूड खराब है कि मौसम? मौसम। मूड से कोई दोस्ती उस्ती नहीं है? हाँ। पहले थी। व्हाइट डॉग में पाले थे आप? अच्छा, तो कि मतलब अभी कहाँ है वो? कितने में? कितने में बेचे? कौन लिए भाई? हाँ, प्रधान जी ले लिया है। चलो बढ़िया है। तो आज बच्चों हम आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना? इसी को हम आप बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना? देखो, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अंतर है, आपको पता है ना? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में बेटा मेन वर्ब नहीं होती है, राइट? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो दूसरा नाम है बेटा वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? अब देखो, दो चीजें हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं कहना यह चाहता हूं, एक होता है चीजों को मगअप करना और एक होता है बेटा चीजों को समझना, ठीक है ना? चीजों को मगअप करना और दूसरा क्या आता है? चीजों को समझना। तो आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि हम आप हमेशा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करेंगे। किस लेवल पे काम करेंगे? अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। कंफर्म ना? मतलब हम चीजों को रटने पर फोकस नहीं होगा, हमारा समझने पर होगा, राइट? तो हमेशा ध्यान ये देना बेटा कि अगर हम आप डेफिनेशन की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब चीज बहुत अच्छे से पता है बेटा, यहां पर एक्शन होगा, राइट? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा जो एक्शन होंगे वो दो कैटेगरी के होंगे। कितनी कैटेगरी होंगे बेटा? दो कैटेगरी। पहला, ये तो वो एक्शन बेटा फ्रीक्वेंट होगा, ठीक है? ये फिर परमानेंट होगा। आई बात समझ बेटा? फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब ये है बेटा, अभी भाई मैंने आपसे कहा था, फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब ये होता है कि मान लो कोई एक्शन है, ठीक है, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है ना? फिर बीच में क्या होगा बेटा? सस्पेंड हो जाएगा, मतलब अब नहीं होगा वो एक्शन, राइट? फिर वो होगा, ठीक है, फिर बीच में क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर वो होगा, ठीक है, फिर बीच में क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा, मतलब नहीं होगा, राइट? तो ये पहला वाला हो गया बेटा फ्रीक्वेंट टाइप का। अब परमानेंट का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, एक ऐसा एक्शन जो हमेशा से एक जैसे चलता रहा है, ठीक है ना? उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। क्लियर? जैसे कुछ जो चीजें बेटा, कोई ऐसा एक्शन जो हमेशा से एक जैसा रहा है, ठीक ना? फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जितने भी परमानेंट एक्शंस हैं उनको हम आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किए जाते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? सूर्य भगवान का पूरब में निकलना, ये फ्रीक्वेंट है कि परमानेंट है? पहले भी पूरब में ही निकलते थे, आज भी निकल रहे हैं और आगे भी निकलेंगे, राइट? कहने के मतलब उस एक्शन में कोई भी बदलाव नहीं होना है। तो जिस एक्शन में कभी कोई बदलाव नहीं होना है वो कौन सा एक्शन हो गया हमारा बेटा? परमानेंट कैटेगरी का। कंफर्म? और फ्रीक्वेंट कैटेगरी में जैसे बेटा आप अच्छे जानते हो कि हमारी आपकी हैबिट्स हो सकती है, राइट? डेली रूटीन हो सकता है। आई बात समझ में ना? तो ये सब किस में आते हैं बेटा? फ्रीक्वेंट एक्शंस में आते हैं, राइट? तो हैबिट्स या फिर डेली रूटीन, जो कि डेली रूटीन हमारी एक दिन हैबिट बन जाती है ना, तो हैबिट या डेली रूटीन भी बेटा किस में होता है? किस में ट्रांसलेट किए जाएंगे? फ्रीक्वेंट एक्शंस हैं तो किस में होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं आता ना? जैसे डेली रूटीन क्या हमारा, अब अगर आपको बेटा डेली रूटीन बोलना हो, ध्यान दो बुक्स में क्या लिखा होता है, तो जिस वाक्य में ता है ती है ते आते हैं ना। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, ये
जो भी एक्शन बेटा परमानेंट कैटेगरी के हैं या फ्रीक्वेंट एक्शंस हैं, उनको आप हिंदी में बोलकर देख लीजिए, आप विदाउट ताहे तीहे तेहे बोल ही नहीं पाएंगे। आप चेक कर लीजिए चाहे। जैसे परमानेंट कैटेगरी क्या ये हुआ कि सूर्य भगवान पश्चिम में अस्त होते हैं ना, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसको आप हिंदी में कैसे बोलेंगे? यही ना कि सूर्य या सूर्य भगवान पश्चिम में अस्त होते हैं, पूरब में निकलते हैं, यही बोलोगे ना, ताहे तीहे आया नहीं आया। अगर मैं हैबिट्स या डेली रूटीन की बात करूं तो आप क्या कहेंगे? मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं ब्रश करता हूं, मैं नहाता हूं, ठीक है, मैं फिर स्कूल जाता हूं, मैं 10 बजे स्कूल से वापस आता हूं, यही सब बोलोगे। सब में ताहे तीहे आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट इज वाई बेटा जो हिंदी माध्यम की जो बुक्स हैं या जो हिंदी में इंग्लिश ग्रामर की किताबें लिखी गई हैं उसमें ताहे तीहे आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट हमारा बेटा फ्रीक्वेंट एक्शन या फिर परमानेंट एक्शन, राइट। इनको जब आप हिंदी में आप बोलेंगे, चूंकि हम आप बेटा हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, राइट, तो जब हम आप इनको हिंदी में बोलते हैं इसमें ताहे तीहे आएगा ही आएगा। पंजाब वाला जो तमिल का है वो भी क्या ताहे तीहे बोलेगा? जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि मैं आम खाता हूं, तो क्या पंजाब वाला भी जब बोलेगा पंजाबी तो अपनी भाषा में जब बोलेगा क्या लास्ट में ताहे तीहे वहां आएगा? नहीं आएगा। तमिल में अगर ये सेंटेंस बोला जाएगा तो क्या वहां पर ताहे तीहे आएगा? नहीं आएगा। कन्नड़ में बोला जाएगा तो क्या ताहे तीहे आएगा? नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो यहां तक कि अगर हम आप देहाती लैंग्वेज की बात करें जो हम आप गांव में यूज करते हैं बेटा, तो हम आप क्या बोलते हैं? जैसे अगर मैं आम खाता हूं, उसी का बोल रहा हूं क्या, हम आम खाई थी, खाई थी। अब इसका मतलब ई थी, ए थे, जहां आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो आप मेरी बात समझने का प्रयास करें। चूंकि हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को आप हिंदी में हम आप हिंदी में बोलेंगे तो विदाउट ताहे तीहे हम आप बेटा बोल ही नहीं सकते। इसीलिए इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर की जो भी बुक्स हिंदी में लिखी गई उसमें पहचान क्या दिया गया? ताहे तीहे ते हैं ताहे, ये सब। लेकिन उससे भी सहारा लीजिए, उसको कॉन्सेप्ट मत समझिए। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, आई बस उसमें बेटा मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो, तमिल में यही लिखा जाएगा, कन्नड़ में यही लिखा जाएगा, पंजाबी में यही, इंग्लिश का ट्रांसलेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट एकदम एज इट इज होता है, राइट। देर इज नो इंटरचेंज, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे उसमें। लेकिन ताहे तीहे बेटा पंजाबी में, तमिल में, कन्नड़ में, भोजपुरी में ये सब नहीं आएगा। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे दिमाग क्लियर करिए। इसका मतलब इंग्लिश में कॉन्सेप्ट हमको हमेशा किसमें क्लियर करने चाहिए? इंग्लिश में ही। हिंदी में हमको सहारा लेना चाहिए। और जो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, जब वो एग्जाम में बैठेंगे या फिर किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो सारी सेखें निकल जाएगी। समझ गए ना? इसीलिए कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर करिए इंग्लिश में, समझने का प्रयास हम आप सहारा लेंगे हिंदी में, क्योंकि हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बेहतर समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदी माध्यम की जो बुक्स होती हैं इंग्लिश ग्रामर की, उसमें ताहे तीहे क्यों लिखा गया। उसका यही रीजन है बेटा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट्स को आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो ताहे तीहे आएगा ही आएगा। कंफर्म? कोई दिक्कत? कोई तमिल में इंग्लिश ग्रामर की बुक लिखी गई होगी तो जो बेटा तमिल का सेंटेंस होगा उसमें ताहे तीहे नहीं बल्कि कुछ और आएगा, लेकिन वहां जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखा गया होगा वो यही कुछ लिखा गया होगा, उसमें यही सारी चीजें लिखी गई होंगी। बात समझ में आ रहा ना? ही ईट्स मैंगो, आई ईट मैंगो, वहां पर कोई चेंजेस इंग्लिश में नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो अब ये क्लियर हुआ इतना। अब हम अगर आप हिंदी में आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, एक एक चीज समझते चलिए। समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है। आइडेंटिफिकेशन अब आप किस में बात करेंगे बेटा? हिंदी में अगर हम आप आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सेंटेंस के अंत में बेटा मतलब लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ठीक है ना?
ये सब आता है बेटा, ता है, ती है, ते हैं, वाक्य के अंत में आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत? इतना क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट बेटा हम आप बात करेंगे किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बेटा हेल्पिंग वर्ब डज और फिर हाँ डज और डू होती है बेटा। क्या होती है? डज और डू, राइट। लेकिन एक कंडीशन है बेटा, डज जो है ये हमेशा लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। क्यों? क्योंकि देखो इसमें यस जुड़ा हुआ है ना, और यस या यस लगने का रूल मैं कल ही आपको समझाया था बेटा। प्रेजेंट में वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, दैट्स इट, ठीक ना। अब आई भी सिंगुलर है तो वहां पर क्यों यस या डज उसके साथ क्यों नहीं आया, ये यस ये उसके साथ क्यों नहीं आता प्रेजेंट में? तो उसका क्या रीजन है? आई सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। इसलिए आई के साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ना तो यस या यस का प्रयोग होता है वर्ब में, और ना ही हेल्पिंग वर्ब उसके साथ डज आती है, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है। इसलिए क्या आता है बेटा? डू आता है। कंफर्म? आई बात समझ में ना? तो इसका मतलब ये बेटा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल बोथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, राइट। और किसके साथ बेटा? यू, यानी कि सेकेंड पर्सन। समझ गए ना? यानी कि कौन? सेकेंड पर्सन, ठीक है ना। इनके साथ क्या आएगा बेटा? डू आएगा। क्या आएगा? डू। कंफर्म? कोई दिक्कत? कहने का मतलब बेटा ही सी इट, ठीक है, और कोई नाम होगा सिंगुलर नंबर में तो उसके साथ क्या आएगा? डज आएगा। आई वी यू दे, आई वी यू दे, एंड एनी प्लूरल नेम, आई वी यू दे। और अगर कोई प्लूरल नेम भी होगा, किसी का प्लूरल नाम, जैसे राम एंड श्याम, राम के साथ डज आएगा लेकिन राम एंड श्याम के साथ क्या आएगा? डू आएगा। तो ही आई वी यू दे एंड एनी प्लूरल नेम, इनके साथ क्या आएगा बेटा? डू आएगा। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे समझते हैं। अब लेकिन एक चीज ध्यान नहीं देना बेटा, हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी किसके साथ आएगी? ये कंफर्म हो गया ना? कब आएगी पता है? जब सेंटेंस आपका या तो नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव फॉर्म में, या फिर क्या होगा बेटा? इंटेरोगेटिव होगा। क्लियर? अब इंटेरोगेटिव में दोनों हो सकता है, इंटेरोगेटिव में वो दोनों हो सकता है, चाहे वो एस नो टाइप हो चाहे वो डब्ल्यू एस टाइप हो। कंफर्म? यहां तक कोई दिक्कत है? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो नेगेटिव में आएगा या तो फिर इंटेरोगेटिव में। इतना क्लियर है बेटा? आगे चले। इसका मतलब एक बचा, कौन बचा? जब सेंटेंस हमारा क्या होगा बेटा? असर्टिव होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया ना। तो अगर हमारा सेंटेंस बेटा असर्टिव है और किस फॉर्म में है? पॉजिटिव फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? पॉजिटिव फॉर्म में है। तो यहां पर हमको दो चीजें समझनी पड़ेगी। अगर सब्जेक्ट हमारा कौन सा बेटा? सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, क्या बेटा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर है। तो आप वर्ब में यस या फिर ईएस जोड़ दीजिएगा। क्लियर? तो यस या ईएस कहां जुड़ेगा बेटा? वर्ब में। कब जुड़ेगा? जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है ना। अब पर्सन और नंबर दोनों पढ़ा दिया गया है, और ऑनलाइन बच्चों के लिए है बेटा, प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, मिल जाएगा, वहां से देख लें आप, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब में ऐसे ये हम ऐड कर देते हैं। कंफर्म? अब अगर सब्जेक्ट हमारा किस में बेटा? प्लूरल नंबर में है। किसमें है? प्लूरल नंबर में है। या फिर आप ये समझ लीजिए वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना हो बस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना हो बस। तो प्लूरल या फिर सेकंड या फिर फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे।
क्या लगाएंगे बेटा, V1 लगाएंगे। कहने का मतलब यस या ES जो है बेटा वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाएंगे बस, बाकी सबके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब जब सेंटेंस आप अच्छे से जानते हैं बेटा नेगेटिव या फिर क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा, नेगेटिव या फिर क्या होगा बेटा, इंटेरोगेटिव होगा, तो वर्ब की कौन सी आएगी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम डू डज का यूज करेंगे, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। कोई दिक्कत, क्लियर ना, इतना क्लियर है। मतलब प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट में बेटा दो मेन वर्ब की फॉर्म्स यूज होंगी, एक V1 और एक V5। यस या ES को हम बेटा V5 बोलते हैं, राइट, कंफर्म ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। अब थोड़ा सा वर्ब की फॉर्म को समझ लेते हैं। V1 तो आप जानते ही हो बेटा, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। V2 का मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। V3 का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। V4 का मतलब होता है बेटा ING फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, राइट। और V5 का मतलब होता है यस और ES फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, क्लियर बेटा। तो इसलिए जब मैं V4 या V5 कहूं तो समझ जाएगा, V4 यानी कि ING फॉर्म की बात हो रही है मेन वर्ब की, और V5 का मतलब बेटा यस या ES की फॉर्म की बात हो रही है, कंफर्म, कोई दिक्कत, ओके। इरेज कर दूं, अब आप समझिएगा, ठीक है। अब हम आप देखेंगे बेटा रूल ऑफ ट्रांसलेशन। पहले देखेंगे हम आप असर्टिव सेंटेंस, इसका देखेंगे बेटा असर्टिव सेंटेंस का रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस मेन वर्ब, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आनी नहीं है आपको पता है, तो सब्जेक्ट होगा बेटा क्या होगा, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस असर्टिव का कौन सा, ये पॉजिटिव की बात कर रहा हूं बेटा, सेंटेंस का प्रकार असर्टिव का फॉर्म कौन सी होगी, पॉजिटिव, क्लियर ना। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, वन बाय वन एग्जांपल से हम आप समझेंगे, राइट। जैसे पहला, वे बाजार जाते हैं, ठीक बेटा। दूसरा सेंटेंस हमने लिया, तुम आम खाते हो, ठीक बेटा। अभी छोटे छोटे सेंटेंस देखते हैं, समझते हैं, फिर लॉन्ग सेंटेंसेस भी देखेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस में, राइट। तुम आम खाते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, सरला स्कूल जाती है, ठीक है। सरला और सरिता, सरला और सरिता मैदान में खेलती हैं ना बेटा, क्लियर, मैदान में खेलती हैं। अब हमारे आपके सामने बेटा चार सेंटेंस हैं, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करिए कौन सा टेंस है, राइट। तो सब में यहाँ पे देखो ते है आया, ते हो आया, ती है आया, और बेटा यहाँ पर भी ती है आया, तो ता है, ती है, ते है कहाँ लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कंफर्म ना, कोई दिक्कत। अब इतना कंफर्म हो गया बेटा कि ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। अब तुरंत फाइंड आउट करिए कि सेंटेंस किस प्रकार का है। तो देखो पूर्ण विराम लगा हुआ है ना, और सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज और देखो बेटा कहीं नहीं, कभी नहीं, ना, ये सब लगा है क्या, नहीं, तो कंफर्म हो गया कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है, किस फॉर्म में है बेटा, पॉजिटिव फॉर्म में है। इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन रख दीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम आप बेटा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, दे, वे का मतलब दे इंग्लिश में, राइट।
दे। अब तुरंत क्या लिखेंगे बेटा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बेटा, जाना, मतलब गो। गो मतलब जाना। अब देखो इसमें बेटा हम यस या यस ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यस या यस सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होगा, और दे हमारा बेटा थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है। कौन सा नंबर है, प्लूरल नंबर, इसलिए हम V1 यूज करेंगे। कंफर्म? तो दे गो, कहाँ जाएंगे बेटा, बाजार। अब बेटा देखो जब हम आप कहीं जाते हैं तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं, कहीं से कहीं जाने और आने के लिए टू लगाते हैं ना, ये गलत चीज है, इसको ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं समझना हमको, ठीक है, एकदम ये ब्लंडर है, ठीक है ना। ध्यान ही देना बेटा, जब हम आप कहीं जाते हैं तो कहीं से जाएंगे, तो जहां से जाते हैं वो हमारा सोर्स होता है, और उसके सोर्स के लिए हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा बेटा, फ्रॉम आता है, आपको पता है, राइट। तो जहां से जाएंगे यहाँ मेंशन नहीं हुआ है। अगर सेंटेंस होता वे घर से बाजार जाते हैं तो घर के लिए फ्रॉम लगता है और बाजार के लिए क्या लगता है, टू। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन जहां हम जाते हैं बेटा वो हमारा क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, क्लियर है एकदम, तो वो हमारा क्या है बेटा, डेस्टिनेशन है। और डेस्टिनेशन को शो करने के लिए प्रीपोजिशन हमेशा क्या आएगा, टू आएगा, हमेशा याद रखना। तो मार्केट क्या है हमारा बेटा, डेस्टिनेशन है, उसके लिए प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू। तो दे गो टू कहाँ, मार्केट, वे बाजार जाते हैं। कोई दिक्कत बेटा, क्लियर है एकदम। आइए दूसरा देखते हैं। सेंटेंस क्या है, सरला स्कूल जाती है। पहचान हो गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ती है आया है। सब्जेक्ट क्या है, सरला, ठीक है बेटा। अब तुरंत क्या लिखेंगे हम, आप मेन वर्ब, जाना है मेन वर्ब मतलब गो, राइट। अब लेकिन यहाँ पर बेटा हम यस या इसका यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा तो हम वर्ब में यस या यस ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर यस नहीं बल्कि क्या ऐड होगा, ईएस ऐड होगा। वो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे यस हो गया, इसका एक छोटा सा होता है, कभी बता देंगे। हालांकि आप जब मेन वर्ब पढ़ते होंगे तो इतना तो आइडिया लग गया होगा, राइट। हाँ, छोटे बच्चे नहीं आप, ठीक है ना, ये छोटे बच्चों का काम है कि कहाँ लगे कहाँ नहीं, राइट। तो सरला गोज, कहाँ जाती है, तो स्कूल उसका डेस्टिनेशन हुआ, प्रीपोजिशन क्या आएगा, ठीक बेटा ना। तो मेन वर्ब ये हो गई बेटा, और ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, किसका हुआ, प्रीपोजिशन का, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया है। कंफर्म? ओके। नेक्स्ट, तुम आम खाते हो। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है। मेन वर्ब लिखेंगे, रूल ऑफ ट्रांसलेशन मेन वर्ब है ना, ईट। वर्ब में यस यस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यस यस सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज होता है, बस, क्लियर ना। तो यू ईट क्या बेटा, मैंगो, क्योंकि मेन वर्ब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ना। तो सब्जेक्ट हमारा जो काम करेगा, काम क्या कर रहा है, आम खाने का, खाने का एक्शन कर रहा है, खाए क्या कर रहा है, आम, तो एक्शन किस पर हो रहा है, आम पर ना। उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, मैंगो, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो मैंगो हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिख देंगे, यू ईट मैंगो, तुम आम खाते हो। कंफर्म? कोई दिक्कत? आइए लास्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सरला आई थी तो सिंगुलर थी, लेकिन यहाँ पर देखो बेटा कंपाउंड सब्जेक्ट आ गया, मतलब एंड से, जब दो सब्जेक्ट बेटा एंड से जोड़े जाएंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट, और कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा, ठीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है बेटा हमारा, सरला और सरिता, तो क्या हम क्या लिख देंगे, सरला एंड सरिता, ठीक बेटा ना। क्या करती हैं, खेलती हैं, तो प्ले मतलब खेलना होता है। अब यहाँ पर बेटा वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा, ध्यान दो, यहाँ पर सरला थी, सिंगुलर, एक व्यक्ति थी, सिंगुलर थी, इसलिए वर्ब में यस लगा। यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट के तौर पर कौन है, सरला एंड सरिता है, ये प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर है। थर्ड पर्सन हो, प्लूरल हो, तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा, सिर्फ तभी लगेगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, तो यहाँ पर वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा, ठीक बेटा ना। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, लेकिन किसका, प्रीपोजिशन का लिखना पड़ेगा, क्योंकि में आया है ना, तो में इंग्लिश, हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन, राइट, क्योंकि एक इनक्लोज्ड एरिया की बात कर रहा है ना, मैदान क्या होता है। अब यहाँ पर में आ गया इसलिए इन नहीं लग रहा है बेटा, इनका लगने का रूल क्या होता है, इनक्लोज्ड एरिया की बात हो रही है, तो कहा मैदान है बेटा, उसकी परिधि जो एरिया उसका क्लियर है ना, कितनी दूर है, उसी के अंदर खेला जाएगा, तो वो एक तरीके का इनक्लोज्ड एरिया है। तो इनक्लोज्ड एरिया में जब बात होगी तो क्या आ गया, प्रीपोजिशन इन। तो सरला एंड सरिता प्ले, कहाँ खेलती है बेटा,
मैदान में, तो इन द फील्ड। कंफर्म बेटा? तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। होगा जब टाइम में दिया रहेगा टाइम वगैरह लिख देंगे, उसको अदर वर्ड में आते हैं, राइट। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन इतना क्लियर है, असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव क्लियर है ना? ठीक है। अब हम आप देखते हैं इसका नेगेटिव, ठीक है ना? आप दो ही सीखेंगे बेटा, एक पॉजिटिव बनाना और एक नेगेटिव बनाना, क्लियर ना? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे असर्टिव का कौन सा बेटा? नेगेटिव। क्लियर बच्चा लोग? यस सर। ठीक है। रूल ऑफ ट्रांसलेशन होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नेगेटिव में आता है, पता है ना? प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया बेटा ना? ठीक है। अब हिंदी में अगर सेंटेंस असर्टिव होगा, प्रकार क्या होगा? असर्टिव, लेकिन फॉर्म क्या होगी इसकी? नेगेटिव। तो आप अच्छे से जानते हैं बेटा क्या होगा, बोलो? ना, नहीं, कभी नहीं, ये सब आएगा ना हिंदी में, ठीक है। जैसे वीर नहीं पढ़ता है ना बेटा, ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा, आयुष नहीं खेलता है, ठीक बेटा। नेक्स्ट, आशीष नहीं बोलता है, राइट? कंफर्म ना? ये तीन सेंटेंस, राइट। देखो बेटा, हमारा आपका पर्पज ये नहीं चाहिए कि हम आपको यहाँ 10 सेंटेंस 50 सेंटेंस कराएं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे बेटा ना, तो एक नहीं 1000 सेंटेंस खुद से बना लोगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर जितना ही आपको छापाया जाएगा उतना छाप के घर चले जाओगे, आएगा कुछ नहीं, तो तोता बन के रह जाओगे जिंदगी में। तो तोता बनना है क्या? नो सर। हाँ, तो तोता मत बनिए, समझदार बनिए, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और एक दो तीन सेंटेंस बता दिए जाए, अब बाकी सेंटेंस आप खुद से जनरेट करिए, खुद से ट्रांसलेट करिए। नो, जो ना समझ में पूछिए, यस सर। तब इंप्रूवमेंट आएगा, क्लियर ना? छापने से नहीं आएगा, क्लियर? हाँ। तो वीर नहीं पढ़ता है, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, कोई प्लूरल लिख लेते हैं, वे नहीं आते हैं, वे नहीं आते हैं, ठीक बेटा ना? सब में चेक करो, देखो ता है, ते हैं, ता है, ता है, आ गया ना? ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। कंफर्म? नहीं लगा हुआ है बेटा सब में, इसलिए देखो पूर्ण विराम लगा हुआ है और सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इसका मतलब प्रकार कौन सा हो गया बेटा? असर्टिव, ठीक है। जिन बच्चों को बेटा ऑनलाइन, जो बच्चे देख रहे हैं मुझे, जो नहीं समझ आ रहा है बेटा, प्लेलिस्ट में आप चेक करें जाके, वहां पर आपको सेंटेंस में वीडियो असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव सबकी पड़ी हुई है, प्लीज जाके चेक करें एक बार, प्लीज देख लें, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा बेटा? असर्टिव। प्रकार क्या है इसका? असर्टिव। फॉर्म क्या हो गई इसकी? नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वीर। एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, राइट। तो क्या लगाओगे? डज या डू? हेल्पिंग वर्ब क्या लगे? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? डज और डू है ना? यस सर। तो क्या लगेगा? हाँ, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है बेटा? डज आता है। डज लगा दी हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे। फिर क्या? मेन वर्ब। और अच्छे से जानते हैं आप, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव फॉर्म में या फिर इंटेरोगेटिव होगा, तो कौन सा आएगा? वर्ब की क्या? फर्स्ट फॉर्म ना, V1 आएगी ना, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट रीड। रीड मतलब पढ़ना। कोई दिक्कत? कंफर्म ना? आगे देखिए, आयुष नहीं खेलता है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा बेटा? आयुष, राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। फिर क्या लगाना हमको? नॉट लगाना है, लगा दीजिए। तो आयुष डज नॉट। मेन वर्ब अब नेगेटिव है बेटा, V1 आएगी, तो क्या होगा? प्ले। क्लियर? यस सर।
आइए यहां देखते हैं, आशीष ना बेटा, सब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर क्या लिखना है हमको, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए क्या आएगा, डज आएगा बेटा, राइट। अब देखिएगा फिर क्या लगाएंगे हम, आप नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ है, तो आई यूज डज नॉट, क्या बेटा, बोलना मेन वर्ब है हमारी, स्पीक, V1 लगाएंगे ना, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, स्पीक। आशीष डज नॉट स्पीक, आशीष नहीं बोलता है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, वे नहीं आते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज या डू, डू, क्योंकि डज कहाँ है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, दे क्या है, प्लूरल नंबर में है, तो क्या आएगी बेटा, डू। फिर क्या लगाएंगे, नॉट, मेन और की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जानते हो ना, तो कम मतलब आना, तो क्या आ जाएगा, दे डू नॉट कम, वे नहीं आते हैं, ठीक है ना। अगर सेंटेंस हो बेटा, मैं नहीं जाता हूं, आयुष क्या होगा बेटा बताओ, मैं नहीं जाता हूं, हाँ वेरी गुड, आई डू नॉट गो, सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसके साथ, डू लगेगी, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डू। फिर क्या लगाएंगे, नॉट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो मतलब जाना, तो आई डू नॉट गो, दैट्स इट, क्लियर, कोई दिक्कत बेटा, इतना क्लियर है ना। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान देखा, डेफिनेशन देखी, ठीक है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन आज हमने देखा किसका, असर्टिव के पॉजिटिव और नेगेटिव का। कल हम आप देखेंगे इंटेरोगेटिव का, क्लियर, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो होमवर्क कल आप मुझे चेक कराइएगा, ठीक है। तो 5 सेंटेंस 6 के 6 बनाना है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन बताया गया ना, 5 सेंटेंस 6 के 6 आपको बनाना है, किसके, असर्टिव का, पॉजिटिव प्रेजेंट एलिमेंट का, और 5 सेंटेंस 6 के 6 बनाना है आपको असर्टिव का नेगेटिव फॉर्म का, राइट, लिख लीजिए प्रेजेंट एलिमेंट का, कोई दिक्कत, फिर हम आप कल मिलेंगे, ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।